Hello everyone, I welcome you all to Major HS Kalsi's Balnoi Academy. This is Poonam Kumari, GS faculty at Balnoi. आज की क्लास में मेनली प्रैक्टिस करने वाले हैं पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस बिकॉज हम ऑफन प्रिपेयर करते रहते हैं एंड एज आई ऑलवेज से दैट इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू कीप असेसिंग योरसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल्स. इससे होता क्या है कि आपको एक अच्छा आइडिया रहता है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन कि कौन से यूनिट से मैं क्वेश्चंस हैंडल कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ और कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं, कौन से यूनिट्स ऐसे हैं जहाँ पर आई एम नॉट एबल टू हैंडल क्वेश्चंस एंड आई नीड टू प्रिपेयर इट बेटर. तो चलते हैं क्लास की तरफ. आज की क्लास में हम करेंगे पॉलिटी के questions. All right, so we begin with the test then. The first question is, consider the following statements regarding the president's rule under Article 356. ठीक है, तो यहाँ पर हम chiefly Article 356 की बात करेंगे और ये पूछा जा रहा है कि इसके context में कुछ statements हैं, तो आप बताइए which of the following statements are correct. ठीक है, समटाइम्स क्या होता है यहाँ पर नॉट लिखा होता है, तो जब भी नॉट लिखा हो तो उसको इग्नोर ना करें. ठीक है, तो खैर इस क्वेश्चन की अगर बात करें, वी ओनली हैव टू स्पॉट द करेक्ट स्टेटमेंट्स. सो नाउ वी रीड द स्टेटमेंट्स. द फर्स्ट वन इज देयर इज नो मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड फॉर इट्स ऑपरेशन. नाउ सी, इन फैक्ट स्टेट इमरजेंसी जिसको हम बोल सकते हैं या प्रेसिडेंट्स रूल अंडर 356 जो हमारी इमरजेंसी लगती है एक पर्टिकुलर स्टेट में, दैट इज द ओनली आई वुड से दैट्स द ओनली इमरजेंसी जिसमें आप देखेंगे कि एक फिक्स टाइम पीरियड है, क्योंकि आप किसी भी स्टेट को मोर देन 3 years इन अ गो उसको एक प्रेसिडेंट रूल के अंडर नहीं रख सकते हो आप. सो आपको जब भी हम एक प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं एक स्टेट में, तो आपको हर 6 महीने बाद में पार्लियामेंट से अप्रूवल चाहिए. और इवन इफ पार्लियामेंट अप्रूव करता जा रहा है एवरी 6 months, आफ्टर 3 years यू हैव टू डिसकंटिन्यू दी प्रेसिडेंट्स रूल इन दैट पर्टिकुलर स्टेट. ठीक है, इससे ये इंश्योर होता है डेमोक्रेसी में कि जो प्रेसिडेंट है वो बहुत ही ऑल पावरफुल एजेंसी ना बन जाए और जो स्टेट्स हैं उनको एटलीस्ट बीच में एक ब्रीदर मिल जाए. ये है. सो देयर इज नो मैक्सिमम पीरियड, सो दिस वुड बी एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, इनफैक्ट आप देखेंगे जो नेशनल इमरजेंसी है वो इनडिफाइनेटली एक्सटेंड की जा सकती है अगर 6 महीने पार्लियामेंट अप्रूव करता जाए. सो एवरी 6 months द पार्लियामेंट नीड्स टू अप्रूव ऑफ द नेशनल इमरजेंसी एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर एन indefinite period. Similarly आप फाइनेंशियल इमरजेंसी देखते हैं. फाइनेंशियल इमरजेंसी वंस डिक्लेयर्ड उसको 6 महीने से अप्रूवल भी नहीं चाहिए. वंस डिक्लेयर्ड वो इंडेफाइनाइट पीरियड तक चलती जाती है. बट प्रेसिडेंट्स रूल में ऐसा होता है कि मैक्सिमम आप 3 years तक ही प्रेसिडेंट्स रूल लगा सकते हैं एक पर्टिकुलर स्टेट में. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज डेफिनेटली इनकरेक्ट. ठीक है, तो बोथ तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं. ठीक, सेकंड देखते हैं, और वन ओनली भी बिल्कुल नहीं हो सकता है. When it is imposed, the president can assume to himself any of the powers vested in the governor. देखिए गवर्नर जो होता है इट्स ऑलमोस्ट जैसे नेशनल लेवल पर हम प्रेसिडेंट को देखते हैं, सिमिलरली स्टेट लेवल पर हम गवर्नर को देखते हैं. सो बेसिकली इनके जो पावर्स और फंक्शंस हैं बहुत सिमिलर रहते हैं. बस फर्क ये है कि प्रेसिडेंट पूरे देश के लिए होता है और गवर्नर पूरे राज्य के लिए होता है. एंड जब भी स्टेट इमरजेंसी एक पर्टिकुलर स्टेट में लग जाती है या प्रेसिडेंट्स रूल जब इम्पोज हो जाता है, उसके बाद में प्रेसिडेंट बिकम्स द ऑल पावरफुल एंटिटी जो कि डिसीजन लेता है विद रिगार्ड टू दैट पर्टिकुलर स्टेट. हम बिल्कुल कह सकते हैं कि गवर्नर की जगह प्रेसिडेंट का शासन लग जाता है और ये सेकंड स्टेटमेंट इसलिए बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. ठीक है, तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी. राइट, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अगेन आप देख रहे हैं एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, बिकॉज पॉलिटी में जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं दे आर इजी टू हैंडल, आइदर आपको आता है या आपको नहीं आता है. बट अगर आप देखेंगे जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से कई बार ट्रिकी हो सकते हैं. सो यू विल सी दैट इस टेस्ट में मेजरली आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पाएंगे. डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हैं मगर वो थोड़े से आप देखेंगे नंबर में कम है, क्योंकि ज़्यादा ट्रिकी, ज़्यादा डिफिकल्ट टू हैंडल होते हैं आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस. So all right, question number 2 says, when a proclamation of national emergency is made, there are 3 types of emergency. हम देखते हैं हमारे पार्ट 18 में 3 टाइप की इमरजेंसी है: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, 356 एंड 360 रिस्पेक्टिवली. यहाँ हम बात कर रहे हैं नेशनल इमरजेंसी की. So when a proclamation of national emergency is made, the 6 fundamental rights under article 19 are automatically suspended. नाउ सी, अगर ये तो हमें सबको ही पता है कि जब भी इमरजेंसी लागू होती है तो वैसे में हमारे फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं. राइट, मगर आप पाएंगे
कि जो सस्पेंशन है उसके भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। नाउ अगर हम आर्टिकल 358 को देखें, आर्टिकल 358 को अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसा इंप्रेशन आएगा कि ऑटोमेटिकली जो है फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं अंडर 19, मगर आप देखेंगे कि ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक अमेंडमेंट एक्ट आया था 1978 में, 1978 में, जिसको हम कहते हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। उसने क्या किया? उसने ये बोला कि जो आर्टिकल 19 है वो इमीडिएटली सस्पेंड नहीं होता है जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है। तो कब होगा? नेशनल इमरजेंसी दो प्रकार की होती है। एक होता है जब एक्सटर्नल वॉर या एग्रेशन हो इंडिया, तो मान लीजिए इंडिया के अगेंस्ट चाइना या पाकिस्तान या किसी भी और कंट्री के द्वारा अगर एक्सटर्नली हमको कोई थ्रेट मिल रहा है, वैसे में स्थिति को देखते हुए अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है तो आपका आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा। मगर अगर इंटरनली कोई आर्म्ड रिबेलियन चल रहा है इंडिया के किसी पार्ट में या पूरे इंडिया में कोई सिविल वॉर जैसी कंडीशन हो रही है, जिसके चलते जो राष्ट्रपति हैं वो एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं, वैसे में क्या होता है? आर्टिकल 19 इमीडिएटली सस्पेंड नहीं होते हैं, एक सेपरेट ऑर्डर से उनको किया जा सकता है। यू अंडरस्टैंड? सो ये जो आपका स्टेटमेंट है दैट वुड बी एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि इमीडिएट और ऑटोमेटिक सस्पेंशन नहीं होता है नेशनल इमरजेंसी में, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी दो प्रकार की होती है। एक्सटर्नल ग्राउंड्स पर जब लगती है इमरजेंसी तब बिल्कुल ऑटोमेटिक सस्पेंशन होगा अंडर आर्टिकल 358, और अगर इंटरनल आर्म्ड रिबेलियन है इन दैट केस आपका नहीं होता है इमीडिएट सस्पेंशन। नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्टेटमेंट। ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी द पार्लियामेंट बिकम्स एम्पावर्ड टू मेक लॉज ऑन मैटर्स मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट। हमें पता है पार्लियामेंट उन मैटर्स पर लॉज बनाता है जो कि हमारी यूनियन लिस्ट में। अब ये यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट होता क्या है? देखिए, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे संविधान में देयर आर टोटल 12 शेड्यूल्स। जो 7th शेड्यूल है उसमें 3 अलग अलग लिस्ट दी हुई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो मैटर्स हैं उन पर यूनियन लेजिस्लेचर लॉज बनाता है, स्टेट लिस्ट में जो मैटर्स हैं उन पर स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है, और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उस पर दोनों ही यूनियन और स्टेट साथ में लॉज बनाते हैं। अगर कंफ्लिक्ट होता है लॉज में तो यूनियन का बनाया हुआ लॉ विल ऑलवेज प्रिवेल। ठीक है, ये तो आपका बेसिक हिसाब किताब है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी पार्लियामेंट बिकम्स एम्पावर्ड, कि वो स्टेट लिस्ट पर जो है लॉज बना सकता है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आप देखेंगे कि इमरजेंसी के दौरान क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ पावर होता है। तो जो हमारा फेडरल फ्रेमवर्क है जो कि इन जनरल एप्लीकेबल होता है, देश में एक्टिव होता है, वो फेडरल फ्रेमवर्क उस वक्त एक्टिव नहीं रह पाता। ओके, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगेन यू सी दैट सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑलराइट, चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स किस चीज के हैं? ये प्रीएम्बल के हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं? विच ऑफ द अबव गिवन ऑब्जेक्टिव्स आर स्टेटेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन से प्रीएम्बल में अंकित हैं? पहला, पॉलिटिकल जस्टिस। बिल्कुल ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल 3 किस्म के जस्टिस होते हैं और ये तीनों ही हमारे प्रीएम्बल में मेंशन है। तो 1 तो होगा ही होगा। तो अब देखिए, अगर 1 होगा तो या तो ये होगा या ये होगा, ये दोनों तो एनीवे आप एलिमिनेट कर चुके हो। सेकेंड इज इकोनॉमिक लिबर्टी। इकोनॉमिक लिबर्टी एक्चुअली ऐसा कोई भी आपको नहीं मिलेगा प्रीएम्बल में, ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ नहीं मिलता है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी बिल्कुल आता है। यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन बिल्कुल आता है। ठीक है, तो 1 होगा और 2 नहीं होगा, तो ऐसा एक ही ऑप्शन है। अगर आपको इस शुरुआत के 2 भी आते हैं तो आप इजीली ऑप्शन ए पहुंच सकते हैं, राइट? क्योंकि पॉलिटिकल जस्टिस डेफिनेटली है। हमने पहले आपके ऑप्शन बी और ऑप्शन सी को एलिमिनेट कर दिया और उसके बाद में हमने देखा कि 2 नहीं है, और ऐसा एक ही ऑप्शन जिसमें 1 है और 2 नहीं है, दैट इज योर ऑप्शन ए। सो वेरी इजी क्वेश्चन, राइट? देखिए, प्रीएम्बल जो है हमारा हमारे जैसे यूँ समझिए कि जैसे किताब का एक प्रीफेस होता है, वैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रीफेस है, दैट इज योर प्रीएम्बल। प्रीएम्बल से ऑफन क्वेश्चंस आते हैं, प्रीएम्बल में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रीएम्बल में एक डेट मेंशन्ड है 26 नवंबर 1949, राइट? तो वो क्यों मेंशन्ड है? इसके अलावा नेचर ऑफ इंडियन स्टेट कैसा होगा, सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये जो टर्म्स हैं हमारे प्रीएम्बल में, इनका क्या मतलब है, इसके रिगार्डिंग ऑफन क्वेश्चंस आते हैं। हमारा प्रीएम्बल कितनी बार अमेंड हुआ है, उसमें अमेंडमेंट से कौन सी 3 टर्म्स ऐड की गई थी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी, ये सारे क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं। एंड सिमिलरली प्रीएम्बल से एक बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है आपका।
Now we move to the next question, that is question number 4. Question number 4 reads, consider the following statements with reference to the right to freedom of religion. देखिए हमें पता है हम जो है धर्म का अधिकार सभी नागरिकों को देते हैं और ये आता है आपका आर्टिकल 25 से 28 पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रोवाइडेड अंडर पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. पहला, दे कवर ओनली रिलीजियस बिलीफ्स बट नॉट रिलीजियस प्रैक्टिसेस. ये पार्ट बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो ना सिर्फ रिलीजियस बिलीफ और फेथ की बात करते हैं, वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स की भी बात करते हैं. क्योंकि हो सकता है कि रिलीजन के नाम पर कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस चल रही हो देश में विच वायलेट अदर फंडामेंटल राइट्स. जैसे मान लीजिए नरबली का एक कॉन्सेप्ट जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं ह्यूमन सैक्रिफाइस. तो अगर ह्यूमन सैक्रिफाइस किसी रिलीजन में हो रही है या एनिमल सैक्रिफाइस भी दैट मैटर, तो ये जो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं. बहुत सारा जो सुपरस्टिशियस बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस होते हैं दे माइट गो अगेंस्ट सर्टेन इंडिविजुअल्स. इसलिए हम देखेंगे कि हम रिलीजियस प्रैक्टिसेस को भी इंक्लूड करते हैं फंडामेंटल राइट्स में. No religious instruction shall be provided in any educational institution administered by the state. ये बिल्कुल ठीक है. अगर एक सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो वहां पर जो है आप अपना स्पेसिफिक रिलीजन का इंस्ट्रक्शन तो नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट. तो उसके लिए अलग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे आपके मान लीजिए मदरसाज हैं या कोई भी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो सकता है. मगर जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेड मान लीजिए स्कूल्स या कॉलेजेस हैं, वहां पर हम किसी भी प्रकार का religious instruction provide नहीं कर सकते हैं. Second statement is correct. Again you see that option B would be the correct option. All right, ये हमारा again question आता है fundamental rights which is part 3 of the Indian Constitution से. चलते हैं हम next question की तरफ. Next question is your question number 5. Question number 5 कहता है, recently the Supreme Court declared the right to be free from the adverse effects of climate change. ये इसी साल जो है काफ़ी डिबेट में चीज़ हमने देखा. मार्च के महीने में 2024 में एक रूलिंग आती है सुप्रीम कोर्ट की. इट इज़ अ लैंडमार्क रूलिंग इन इटसेल्फ, जिसमें ये कहा जाता है कि क्लाइमेट आपको एक अच्छा क्लाइमेट चेंज से बेसिकली आपको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, इवन वो भी आपका एक फंडामेंटल राइट है अंडर राइट टू लाइफ, जो कि आता है तुम्हारा अंडर आर्टिकल 21. So recently the Supreme Court declared right to be free from the adverse effects of climate change as a statutory right नहीं, constitutional right नहीं, a fundamental right yes, a fundamental right yes. तो ये तो वैसे ही नहीं हो सकते क्योंकि ये हमारा statutory right नहीं है और constitutional right नहीं है. सिंपल रीजन. तो आप देखेंगे ये entirely static part नहीं है, ये static plus current पॉलिटी का क्वेश्चन है. बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस भी आप अक्सर देखते हैं पॉलिटी में. जरूरी नहीं है कि बिल्कुल किसी किताब में से है. जो रिसेंट सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है जो कि आपके उनको जो है मिलाकर कई बार क्वेश्चंस आते हैं. दिस इज योर स्टैटिक प्लस करंट. और हमने देखा था कि रंजीत सिंह वर्सेस इंडिया केस आया, रंजीत सिंह रूलिंग आई थी जिसने बोला था कि हर व्यक्ति को इंडिया में हर नागरिक को ये कि क्लाइमेट चेंज के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उनसे वो प्रोटेक्ट, बिल्कुल सबको समान हक है. दैट इज बाय आपका राइट टू इक्वालिटी है और जो कि आपका राइट टू लाइफ है. तो इन दो आर्टिकल्स के अंडर इट हैज नाउ बिकम अ फंडामेंटल राइट ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया. चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 रीड्स, consider the statements regarding the parliamentary form of government. तो इंडिया में हमें पता है कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम, दैट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी, और हम इंडियन गवर्नमेंट को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं. इसकी इंस्पिरेशन हमने ली है यूनाइटेड किंगडम से. द स्टेटमेंट द प्रिंसिपल प्रोसीजर का प्रिंसिपल है क्या? इसका मतलब है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है हमारा, या वो जो भी कोई डिसीजन लेते हैं वो पब्लिक नहीं किया जाता है, वो उनके बीच की बात है. सो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेसी, और इंडिया में ये फॉलो होता है. सो ठीक है, ये बात तो ठीक है. द मिनिस्टर्स आर बोथ एग्जीक्यूटिव, ये भी ठीक है. आप जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं
पार्ट आते हैं एज अ काउंसिल, तो आप देखोगे कि लेजिस्लेचर जो है हमारा, लॉ मेकिंग बॉडी जो है हमारा पार्लियामेंट है, उसका भी वो एक इंटीग्रल पार्ट है। तो वो दोनों जगह काम करते हैं, लेजिस्लेचर में भी और एग्जीक्यूटिव में भी। और थर्ड ऑर्गन आता है हमारा जुडिशरी। 3 ऑर्गन्स होते हैं और मिनिस्टर 3 में 2 ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में दोनों। The Prime Minister is the leader of the Council of Ministers, head of the government। और इंडिया में जो हेड ऑफ द स्टेट है दैट इज प्रेसिडेंट, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है दैट इज योर प्राइम मिनिस्टर। तो बिल्कुल तीनों ही सही है। तो बहुत आसानी से आप ऑप्शन डी को करेक्ट मार्क कर सकते हैं। अगेन दिस इज वन क्वेश्चन जो एंटायरली स्टैटिक है और बहुत, तो कोशिश करेंगे कि जब भी आप पढ़ रहे हो मेक श्योर दैट यू हैव दैट बेसिक क्लैरिटी, ताकि इस किस्म के जो बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं वहां आप सिली ना गवाएं। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं। 7th question reads, laws have been enacted by the state to give effect to the directive policy। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एक्चुअली वो कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। वो मेंशन है हमारे पार्ट 4 में। ठीक है, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं। अगर इनको इन्फोर्स करना है इसके लिए आपको एक कोई नया एक्ट या कोई लॉ, कोई बिल कुछ लाना पड़ता है जिसके थ्रू हम इनको इन्फोर्स कर सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉन इन्फोर्सेबल इन नेचर। ओके, बात करते हैं पहली स्टेटमेंट की। द वाइल्ड लाइफ 72 फॉरेस्ट 1980। तो आप देखोगे कंजर्वेशन की और ये दोनों पॉलिसीज एम करती हैं। आर्टिकल 50 हमारा बात करता है सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव जुडिशरी। इसमें हमें कुछ देखना, हम लेते इसका कनेक्शन है ना इसका एग्जीक्यूटिव से है ना जुडिशरी से। तो जहां जहां 1 है उनको तो आप डायरेक्टली वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं ना, या तो 3 ओनली होगा या 2 and 3 होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं हम। बिल्कुल ठीक है ये। देखिए आर्टिकल 43 बात करता है लिविंग वेजेस की फॉर द वर्कर्स, ऑल्सो बात करता है कॉटेज इंडस्ट्री को बूस्ट करने की। तो ये जो हमारा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड है ये बिल्कुल हेल्प करता है कॉटेज इंडस्ट्रीज को बूस्ट करने में, और जो वहाँ पर जो लेबरर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको एक बेसिक डिसेंट लिविंग वेज प्रोवाइड करने में। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि हमारा आया था 1992 में। और ये हमारा क्यों आया था एक्ट? ये आया था पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, PRI जिन्हें हम शॉर्ट में बोल देते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से एस्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, तो ये जो अमेंडमेंट था इसने बिल्कुल, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज आर्टिकल 40 हमारा बात करता है, पार्ट 4 में ये मेंशन है, और आर्टिकल 40 बात करता है कि इंडिया में जो पंचायती राज सिस्टम है उसको हमें एस्टैब्लिश करना है और उसको मेंटेन करके रखना है। तो ये दोनों आप देखिए, आर्टिकल 43 एंड आर्टिकल 40 आर एक्चुअली द गांधीयन प्रिंसिपल्स व्हिच आर मेंशन्ड इन आवर पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये हम जिसको कहते हैं डायरेक्ट, इसमें आप देखेंगे कि सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। और ये सी, तो में सारे आर्टिकल्स क्या याद करने हैं ऐसा नहीं होता है। कोशिश करें कि आपको पता हो कि कौन से मेजर आर्टिकल्स हैं, बिकॉज इफ यू जस्ट सिट देयर एंड लर्न सम 400 आर्टिकल्स इट इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू मच। जैसे मान लीजिए आर्टिकल 44 है विच टॉक्स अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं इंडिया में कुछ स्टेट्स जैसे उत्तराखंड है, वहां पर कोशिश की जा रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम इस्टेब्लिश करें। ठीक है, तो ये क्योंकि डेली ही न्यूज में है तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 44 क्या है, आर्टिकल 45, आर्टिकल 47, आर्टिकल 50, आर्टिकल 40, आर्टिकल 43, ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के। ठीक है, तो सारे आर्टिकल्स नहीं याद करेंगे, ठीक है, वो थोड़ा मंदबुद्धि वाला काम है, तो कोशिश करेंगे दैट हम विल बी स्मार्ट। ठीक है, एंड वही आर्टिकल्स करेंगे जो या तो न्यूज में चल रहे हैं या इन जनरल थोड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। ओके, चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 8 फॉलोइंग हम देखते हैं पार्ट 4 ऑफ द इंस्टीट्यूशन से हमारे एक क्वेश्चन आता है। इनमें प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को कहा था मॉरल प्रीसेप्ट्स फॉर द अथॉरिटीज ऑफ द स्टेट, बिकॉज सी डायरेक्टिव
मॉरल गाइडलाइंस तो है, मॉरल इंस्ट्रक्शंस ही तो हैं कि आइडियली द स्टेट शुड बी डूइंग दिस दिस दिस, ठीक है, कि इन एन आइडियल कंडीशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड फोकस ऑन ABC। तो ये है हमारे मॉरल गाइडेंस के लिए ही होते हैं। जो किसने इनमें से यूज किया था, ये बहुत फेमस फ्रेज है इनफैक्ट, बेनिगल नरसिंह राव, ये हमारे जो है एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। 1946 में हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठती है और ये बनाकर 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगते हैं हमारा पूरा संविधान बनने में। और इस समय में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और उस असेंबली के एक एडवाइजर थे BN राव, जिन्होंने DPSP यूं समझ लीजिए आर दी मॉरल प्रीसेप्ट्स टू दी फॉर दी अथॉरिटी। डायरेक्ट और बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है आपका ये। वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज हैं in number are mentioned in part 4A of the Indian Constitution and the article that is concerned is your 51A। तो फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 51A पार्ट 4A। क्वेश्चन ये है कि इनमें से फंडामेंटल ड्यूटीज के संदर्भ में कौन सा सही नॉट लिखा है यहाँ पर, तो which of the following is not correct। The fundamental duties can be implemented through some other fundamental duties की जा सकती। They help the courts in examining the constitutional, ये भी ठीक है because आप देखेंगे fundamental duties are quite similar to the DPSPs, बस ये है कि fundamental duties are for the citizens and the directive principles are for the state। थर्ड है the fundamental duties they are only citizens of India। एक आप also fundamental duties were not originally part of the Indian Constitution। हम देखते हैं कि एक स्वरण सिंह कमेटी जो है बनाई गई थी, स्वरण सिंह कमेटी ने ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड किए थे। ओके तो ये हमारी स्वरण सिंह कमेटी है, इन्होंने ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड की, मतलब उनकी रिकमेंडेशन पर हमारी ये फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई आर्टिकल 51A। ओके राइट, आर्टिकल 10 की बात करते हैं, विच इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशन इज, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपका आता है, एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो बहुत इवन स्कूल में पढ़ने वाले व्यक्ति को आप पूछेंगे वो भी बता देगा, क्योंकि हम सभी को पता है कि हमारा जो इट इज अ कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट एंड इट इज वेरी मच रिटन। इनफैक्ट हमारी जो ओरिजिनल कॉपी है कॉन्स्टिट्यूशन की दैट इज हैंड रिटन, ठीक है, तो ना सिर्फ ये रिटन है बल्कि एक हैंड रिटन। तो ये तो हम तो 1 तो नहीं होगा, नहीं होंगे। फिर हम बात करते हैं इट इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हमें पता और यहाँ भी वो तो करेक्ट होना ही है। लार्जली बेस्ड ऑन नॉर्मल, ये बिल्कुल ठीक बात है। तो 2 and 3 गिफ्ट ऑफ द ब्रिटिश। देखिए ये कहना सही होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसका काफी असर है, मगर ऐसा नहीं कह सकते हम कि बिल्कुल वो एक हमें दिया हुआ उपहार है ब्रिटिश पार्लियामेंट का, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 3 साल जम के मेहनत की है और उसके बाद हमने ये जो है हम इस डॉक्यूमेंट पर पहुंचे हैं। सो डेफिनेटली gift of any sort by the British Parliament especially। So this is your option B and 2 and 3 are the statements। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, which of the से पूछा है कि हमारा जो पार्ट 4A है जिसकी अभी हमने बात की, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन है, उसमें से पूछा जा रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी हैं और कौन सी नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज दैट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, हम देखते हैं इनमें से कौन सी। कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स इंस्टीट्यूशंस। इनफैक्ट आर्टिकल 51A देखते हैं तो दिस इज द फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी जो हमारी सभी की सिटीजन बनती है।
सेकेंड इज वाइल्ड लाइफ, ये भी ठीक है, हमें हमारा जो नेचर है उसका रिस्पॉन्सिबल सिटीजंस, और जो भी हमारे रिवर्स, ट्रीज, वाइल्ड लाइफ है उसको हमें प्रोटेक्ट करना होगा। तो 1 and 2 तो डेफिनेटली हैं, तो आप देखेंगे कि कर ही सकते हो। नेक्स्ट इज टू प्रमोट एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल, ऐसा ड्यूटी में नहीं है। ऑफ कोर्स दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन, हमारे प्रियम्बल में भी ये मेंशन्ड है, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर आया गया था उसमें भी ये मेंशन था, मगर आप देखेंगे कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट नहीं है, ठीक है। ऑल्सो टू प्रमोट इक्वल जस्टिस, समथिंग दैट ओनली द स्टेट वुड डू, और फंडामेंटल ड्यूटीज तो इंडिविजुअल्स के लिए हैं, वो तो स्टेट के लिए है ही नहीं, ठीक है। तो एनीवे अगर आप कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो आपको पता लग जाएगा थर्ड नहीं होगा, तो अगर थर्ड नहीं है तो आप इसको भी हटा सकते हैं। यस, फोर्थ, टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल, बिल्कुल ठीक बात है, ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी, मेंशन इन आर्टिकल 51 ए पार्ट 4 ए, राइट। ये है ऑप्शन डी, 1, 2 and 4 विच इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, विच इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो कई बार आप देखते हैं लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया होता है या पेयर्स दिए होते हैं, फॉलोइंग करना होता है। यहाँ आपको देखना है कि इनमें से पेयर्स ठीक ठाक मैच्ड है। लैंग्वेजेस लिखी हैं 8 शेड्यूल में, ये बिल्कुल सही मैच्ड है, सही पेयर है। इनफैक्ट दिस इज अ वेरी फेमस शेड्यूल, अक्सर न्यूज में भी आता रहता है कि हमारे टोटल जो 22 ऑफिशियल मतलब जो रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं वो मेंशन्ड है हमारे 8 शेड्यूल में। द फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड एप्लीकेशंस दे आर मेंशन्ड इन सेकंड शेड्यूल, नो शेड्यूल, so this is incorrect. Allocation of seats in the council of, जिसका दूसरा या पॉपुलर नाम है राज्यसभा, तो राज्यसभा में एलोकेशन ऑफ सीट्स कैसे होंगी, दिस वाज मेंशन्ड इन हमारा 4th शेड्यूल, एंड इन टोटल देयर आर 12 शेड्यूल्स। प्रोविजंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, डिफेक्शन की अगर हम बात करते हैं, डिफेक्शन 10th शेड्यूल में मेंशन्ड है, ऑलराइट। ओके, नाउ इसमें हमें क्या देखना था, तो हम देख सकते हैं कि पेयर है जो इनकरेक्टली मैच्ड है, विच इज योर सेकेंड ऑप्शन, तो करेक्ट वुड बी ऑप्शन बी, ऑलराइट। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डायरेक्ट क्वेश्चन, द एंट्री पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन इज, the entry public health and sanitation is included in the constitution of India in which list। तो मैंने आपको बताया था कि अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 लिस्ट, पहला है आपका यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट और थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट। तो पूछा यह जा रहा है कि जो पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन का जो इशू है ये कौन से लिस्ट में आता है, एंड दिस अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसका डायरेक्ट हमारा आंसर है दैट इज स्टेट लिस्ट, क्योंकि जो पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन है ये हमारे स्टेट लिस्ट के अंडर आता है, और इस पर जो है स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी लॉ जो भी उन्हें लगे जरूरी है समय के हिसाब से वो बना सकता है। सो दिस इज मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट। All right, now we talk about the next question, that is your question number 14. Question number 14 says, consider the following statements about the Constitution of India. A member of parliament enjoys freedom of speech in the parliament as a parliamentary privilege protected by the Constitution of India. Now ये जो टर्म है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, देखिए पार्लियामेंट में जो भी लोग बैठते हैं, जो भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने उनका काम ये है कि एक पूरे कंट्री को वो संबोधित कर रहे होते हैं, और वो कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स भी हो सकता है उन्हें अक्सर देने पड़े, राइट, एंड दे मे बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल आउटसाइड द
पार्लियामेंट फॉर दैट। इसीलिए उनको थोड़ा सा हम देखते हैं कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए पार्लियामेंट्री कुछ प्रिविलेजेस होते हैं। सो एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यू एंजॉय सर्टेन प्रिविलेजेस दैट नॉर्मल पीपल डू नॉट। ये इसलिए होता है ताकि जो भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं वो बिना किसी फियर के, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, बिना किसी हेजिटेशन के अपने ओपिनियंस रख सकते हैं पार्लियामेंट में। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशन हैज वेस्टेड द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन द पार्लियामेंट। ये बिल्कुल ठीक है। इंडिया में अगर हमें हमारा संविधान चेंज करना है तो इसकी सिर्फ एक ही जगह है और वो है जगह हमारा संसद, जिसको हम कहते हैं पार्लियामेंट। सो अंडर आर्टिकल 368 इन फैक्ट द पार्लियामेंट हैज द सोल अथॉरिटी टू मेक एनी चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाउएवर जो पार्लियामेंट का अमेंडिंग जो पावर है, जो इनको जो एक अलग से हम स्ट्रेंथ देते हैं पार्लियामेंट को, इट इज नॉट एब्सोल्यूट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट या फिर जो हमारा संसद है वो जैसा उन्हें ठीक लगेगा वैसा कुछ भी चेंज पार्लियामेंट में नहीं कर सकते हैं। उन्हें देयर आर सर्टेन थिंग्स, देयर इज सम बेसिक स्ट्रक्चर, जो कि केशव नंद भारती केस जो हमारा 1973 का केस था, उसकी रूलिंग के हिसाब से द पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट it cannot violate the very basic structure of the constitution of India. Now ये सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि दोनों स्टेटमेंट्स आर ट्रू। Now we move to the next question, that is question number 15. Question number 15 क्या पूछ रहे हैं? Question number 15 पूछ रहा है which among the following is not a basic feature of the Constitution of India. तो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें हम देखते हैं कि ऑन एंड ऑफ हम कुछ इश्यूज में ऐड करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स हैं, फॉर एग्जांपल सेक्युलरिज्म है, रूल ऑफ लॉ है, ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर कंस्टिट्यूट करते हैं। तो हमें ये चारों ऑप्शंस देखने हैं और इसमें से बताना है कि कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ओके, सो 15A है फंडामेंटल राइट्स। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है ही। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी है, फेडरलिज्म भी है। The unquestioned right of the parliament to amend any part of the constitution. Now this exactly is wrong. In fact यही तो रीजन था जिसकी वजह से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन लानी पड़ी थी, क्योंकि पार्लियामेंट ने ऐसा अज्यूम कर लिया था कि पार्लियामेंट चाहे तो चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो, डीपीएसपी हो या कोई भी पार्ट हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको अमेंड कर सकता है। मगर जुडिशरी ने निश्चित किया कि पार्लियामेंट जो है अपने इस पावर को मिसयूज ना करे, इसलिए हम लेकर आए थे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जो कि मैंने आपको बताया केशव नंद भारती केस में आई थी। तो ऑफ कोर्स बहुत इजी रीडिंग के साथ आप बता सकते हो कि ऑप्शन डी ही इनकरेक्ट है और हमें क्या चाहिए था? इनकरेक्ट ही चाहिए था, इसलिए हमारा ऑप्शन सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16. Which one of the following is not a characteristic of a federal system? फेडरलिज्म की अगर हम बात करते हैं, देयर आर टू डिस्टिंक्ट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ये तो होता ही है फेडरल सिस्टम में। द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली डिफाइंड इन अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। देयर इज नो सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। देखिए ये जो नो लगाया है इन्होंने, ये प्रॉब्लमेटिक चीज है, बिकॉज अगर एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक जिसमें कि एक फेडरल सिस्टम है उसके ऊपर से, तो वहां पर आप देखोगे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव हमेशा से अलग अलग रहेंगे, वरना तो ओवरलैप अगर होगा तो फिर तो फेडरल सिस्टम चलेगा ही नहीं। तो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि लेजिस्लेचर अपना काम करे, एग्जीक्यूटिव अपना काम करे। तो ये बहुत सिंपल रीडिंग से आप बता सकते हो कि दिस इज इनकरेक्ट। A Supreme Court is entrusted with responsibility of interpreting these provisions and arbitrating in matters of dispute. ये बिल्कुल ठीक है। Supreme Court is the apex judicial body और वो डिसाइड करती है केसेस में जहाँ पर भी कोई भी डिस्प्यूट हो, कोई भी डिसएग्रीमेंट हो किसी मैटर को लेकर। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। इजी। ओके, अब मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो पूरा संविधान है, जो कि इट इज वन ऑफ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस, उसका एक पार्ट है जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि इज आल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ही वाज आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी,
चेयरमैन। अब उन्होंने बोला था एक पर्टिकुलर पार्ट को कि दिस इज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अगर ये पार्ट भारत के संविधान में नहीं होगा तो ये समझ लीजिए कि जो जो बॉडी है उसमें से सोल निकाल दिया गया है। सो इट इज एन इंटीग्रल एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने सोल किसको बताया था? आर्टिकल 32 को। हमारे ऑप्शंस क्या हैं? फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, द प्रियम्बल एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इसको नहीं बोला है, दिस इज पार्ट 3, ये भी पार्ट 4। द प्रियम्बल नहीं। कई लोगों को लगता है कि प्रियम्बल को बोला गया है सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए प्रियम्बल ऑफ कोर्स इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बट इट इज नॉट called as the soul of the Indian Constitution। ठीक है, it is the right to constitution remedies जो कि आपका आता है पार्ट 3 में, और इसका हमारा जो आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 इज कॉल्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और ये कहा किसने था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ऑलराइट, नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 18, द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। बहुत ही फेमस हमारा अमेंडमेंट एक्ट आता है 2002 में, और पूछा यह गया है कि इसने कुछ प्रोविजंस ऐड किए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन से पार्ट में इसने ऐड जो एडिशंस किए थे? पहला, फंडामेंटल ड्यूटीज। बिल्कुल, फंडामेंटल ड्यूटीज आप देखोगे इसने 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी थी हमारे पार्ट 4A में, और आर्टिकल था हमारा 51A। ये फंडामेंटल ड्यूटी कहती है कि इट इज योर ड्यूटी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड योर वार्ड बिटवीन 6 to 14 years ऑफ एज विद एजुकेशन। मतलब अगर आप एक माता या पिता हैं ऐसे व्यक्ति के जो कि 6 से 14 वर्ष की मतलब इस आयु के बीच में है, तो उन्हें आप शिक्षित करें, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को तो डेफिनेटली इन्होंने अमेंड किया था। फिर फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है, इसने एक आर्टिकल ऐड किया था, आर्टिकल 21A, जो आपको प्रोवाइड करता है राइट टू एजुकेशन। सो इट इज योर फंडामेंटल राइट बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया टू गेट योरसेल्फ एजुकेटेड। अगर आप पढ़ना लिखना चाहते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता है। कोई आपको अगर ये बोले कि आपको इस स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, दैट पर्सन वुड बी वायलेटिंग योर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A। तो फंडामेंटल राइट्स को भी इस अमेंडमेंट ने चेंज किया था। उसके बाद में हम देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल अंडर आर्टिकल 45 इसका जो कंटेंट है, ये भी सब्जेक्ट मैटर भी चेंज किया था इस अमेंडमेंट एक्ट ने। तो हम देखते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी चेंज हुए थे। तो ये तीनों ही चेंज हुए थे, 1 2 3, एंड दैट इज ऑप्शन डी। तो बस एक अमेंडमेंट आपसे पूछा गया 86 अमेंडमेंट एक्ट। नाउ सी अगेन अबाउट अमेंडमेंट्स हम बात करते हैं, तो आपको कुछ अमेंडमेंट एक्ट तो डेफिनेटली पता होना चाहिए, जैसे 42nd अमेंडमेंट एक्ट जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो आया था 1976 में। फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 1978 में। फिर आपका 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, आपका 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं भारत के संविधान में, और आपको ये तो जरूरी आने चाहिए। नाउ ऑन दैट नोट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी सा है, दैट इज क्वेश्चन 19, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स द 3 लिस्ट्स जिनकी हमने बात की थी। हमने अभी डिस्कस किया था कि 7th शेड्यूल में ये लिखी हुई है, एंड 7th है हमारा ऑप्शन सी। तो 7th शेड्यूल टॉक्स अबाउट योर 3 लिस्ट विच आर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। टोटल हम 25 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आज, 20 हो चुके हैं, और अगले 5 क्वेश्चन में हम जल्दी से खत्म करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉन जस्टिसिएबल बाय द कोर्ट्स। तो कहने का मतलब है, अगर इसको मैं इसका अर्थ समझाएं आपको, तो इसका ये पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि अगर इनमें से कोई आपका मान लीजिए वायलेट हो जाता है, इनमें से कोई भी फंडामेंटल राइट या ड्यूटी, तो क्या आप कोर्ट के पास जा सकते हैं कि नहीं। जस्टिसिएबल का मतलब ही ये है कि आप जस्टिस सीख कर सकते हैं इसके वायलेशन पर। तो अगर कोई आपका फंडामेंटल राइट वायलेट करे तो क्या आप कोर्ट में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, अंडर आर्टिकल 32। ठीक है, आर्टिकल 32 विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसिएबल, फंडामेंटल ड्यूटी के लिए
कोई कोर्ट नहीं बैठेगा आपके लिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी यही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉन इन्फोर्सिएबल एंड नॉन जस्टिसिएबल, ठीक है, तो ये दोनों नहीं होंगे। दिस वुड बी योर क्या पूछा था, नॉन जस्टिसिएबल, सो दिस इज जस्टिसिएबल फंडा 2 एंड 3, ठीक है, तो नॉन जस्टिसिएबल पूछा था ना, तो फंडामेंटल राइट्स तो जस्टिसिएबल हैं, तो क्या हो जाएगा 2 एंड 3, हमारा कहाँ है 2 एंड 3, ऑप्शन सी में, ठीक है। तो नॉन जस्टिसिएबल आर फंडामेंटल ड्यूटीज एंड योर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, क्योंकि दोनों में ही कोर्ट नहीं बैठेगा और फंडामेंटल राइट्स में कोर्ट बैठता है, इसलिए वन जहां जहां भी है उनको हटा दीजिए, और इन दोनों में बात करें तो 2 एंड 3 बोथ आर नॉन जस्टिसिएबल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, एंड हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी के संदर्भ में कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहला है, इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट गारंटीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब आर्थिक विकास कर सकते हैं ये सरकार, बट ये जो टर्म है गारंटीज, देखिए कोशिश होती है, गारंटी नहीं होती है, ऑलराइट, तो बिल्कुल कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या एटलीस्ट ये इसका कोई एसेंशियल फीचर नहीं है कि वो सरकार गारंटी देनी चाहिए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सो इसलिए फर्स्ट को हम नहीं सही मान सकते, बिकॉज दिस वर्ड गारंटी ट्राइज हो जाए चलो ठीक है, गारंटी तो नहीं करती है, तो वन तो हटा दीजिए जहां भी वन है। इट सीक्स टू प्रमोट एंड अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी, ये बिल्कुल ठीक बात है, हमेशा कोशिश ये रहती है कि सामाजिक रूप से जितनी भी जो विविधता है उसको एक जगह हम अकोमोडेट कर सकें। इट एम्स टू प्रमोट डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स, ये भी बिल्कुल ठीक है, 2 एंड 3 दोनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन बी वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन। तो आप देख रहे हैं बहुत इजी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर डेमोक्रेसी को लेकर, बट होता क्या है आपका बेसिक जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स है, वो बहुत ही लिमिटेड होता है, इसलिए आप क्वेश्चंस पॉलिटी में हैंडल नहीं कर पाते हैं। पॉलिटी को समझने का सिंपल फंडा यही है, अपना बेसिक्स क्लियर रखो, द डे यू हैव योर बेसिक्स सॉर्टेड, इसके बाद में ऐसे क्वेश्चंस आप बहुत एक सिंपल रीड में यू विल बी एबल टू हैंडल। सो मेक श्योर दैट व्हेनेवर यू आर, regardless of the source that you're following, make sure that you focus on basic conceptual understanding, so that ऐसे जो questions हैं say on democracy, parliament, federalism, तो ये questions आप easily handle कर पा रहे हो। ओके, चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 22। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1, अब आप कई जगह पाएंगे इस फॉर्मेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां आपको स्टेटमेंट 1 दिया है, फिर स्टेटमेंट 2 दिया है, और आपको पूछा जा रहा है कि इनका आपस में रिलेशन क्या है, क्या दोनों सही हैं, क्या दोनों गलत हैं, क्या ये इसको एक्सप्लेन करता है, क्या ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता है। तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट रिपील और एब्रोगेट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। देखिए भारत का जो पार्लियामेंट है वो उसके पार्ट्स को तो चेंज कर सकता है, पार्ट्स को अमेंड कर सकता है, ये बात हमें पता है, मगर क्वेश्चन ये कि क्या इंडियन पार्लियामेंट पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही हटा सकता है, ऐसा पावर पार्लियामेंट के पास नहीं होता है, क्योंकि पार्लियामेंट का जो अमेंडिंग पावर्स है वो एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस ऑन दिस अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। सेकंड इज द पार्लियामेंट इज, तो ये तो जो है ठीक है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, द पार्लियामेंट इज बाउंड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, और ये कौन से केस में आई थी, केशव नंदा भारती केस 1973 में। तो द पार्लियामेंट इज बाउंड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर व्हिच इज propounded बाय द सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल ठीक है, ये दोनों करेक्ट हैं। एंड दिस सेकंड स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स कि व्हाई द पार्लियामेंट कैन नॉट एब्रोगेट और रिपील द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, ठीक है, क्योंकि एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है केशव नंदा भारती केस वाली जो कि पार्लियामेंट के अमेंडिंग पावर को कंट्रोल करके रखती है। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, both statement 1 and statement 2 are correct, and statement 2 is the correct explanation for statement 1. This would be your correct option. All right, easy question. अब चलते हैं हमारे 23rd क्वेश्चन की तरफ। 23rd क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 23rd क्वेश्चन asks the amendment of the constitution under article 368, ठीक है, इसके रिगार्डिंग हमारे स्टेटमेंट्स हैं अगले दो। द बिल फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस बाय अ प्राइवेट मेंबर।
देखिए जहां बात संविधान को बदलने वाले बिल की है तो आप देखेंगे कि ये लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, ये राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, इसको कोई मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, इसको प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। जिन लोगों को पता नहीं है प्राइवेट मेंबर क्या होता है, कोई भी ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट अ मिनिस्टर उसको हम बोलते हैं प्राइवेट मेंबर। ही इज एन इलेक्टेड एमपी ऑफ द हाउस बट ही इज नॉट अ मिनिस्टर, ठीक है, तो वो होता है प्राइवेट मेंबर। संविधान बदलने का जो ये जरूरी है डेमोक्रेसी मेंटेन करने के लिए कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का जो पावर है वो सबके पास हो, एटलीस्ट जो जो लोग ये काबिलियत रखते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया कि बस लोकसभा ही चेंज कर सकती है। मान लीजिए ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हो जहाँ राज्यसभा को प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि स्टेट्स को प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए राज्यसभा वांट्स टू अमेंड अ सर्टेन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट दे आर नॉट गिवन द पावर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए अन्याय हो सकता है। इसलिए सबके लिए रखा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अगर अमेंडमेंट करने का बिल अगर हमें लाना है, संविधान को सुधारने का अगर बिल लाना है, तो वो लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, वो राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, उसको मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, उसको प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो ये ऑफकोर्स इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज यहाँ कैन नॉट लिखा है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट वुड बी इनकरेक्ट। और हमें क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछे है ना, तो फर्स्ट जहां जहां है इन दोनों को तो आप हटा दीजिए। नाउ सी, बस इतना भी पता हो तो आप 50-50 तो पहुंच गए ना, इसीलिए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जरूरी होती है। द सेकंड स्टेटमेंट इज द बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। नो, देखिए भारत के संविधान को बदलने का प्रश्न है, ऐसा कैसे हो सकता है कि सिंपल मेजॉरिटी अलाउड होगी? हमेशा जो आप पाएंगे कि स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बदलना है। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, तो जहां 2 है उसको भी हटा दीजिए, तो आपके पास क्या आ गया अपने आप, ऑप्शन बी। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, देयर इज नो प्रोविजन फॉर होल्डिंग अ जॉइंट सीटिंग फॉर द पर्पस ऑफ द अमेंडमेंट बिल। ये बिल्कुल ठीक है, कोई भी जॉइंट सीटिंग का एक प्रावधान होता है, प्रेसिडेंट अगर चाहे, उन्हें लगे कि डेडलॉक क्रिएट हो गया है, दोनों हाउसेस के बीच में डिसएग्रीमेंट है किसी बिल को लेकर, तो वो क्या कर सकते हैं, जॉइंट मीटिंग कॉल कर सकते हैं। बट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में एक जॉइंट मीटिंग कभी भी नहीं होती है। आप देखेंगे इंडिपेंडेंस से अब तक 3 ही बिल हैं ऐसे जो जॉइंट सीटिंग से पास हुए थे, जिसमें आपका डाउरी प्रोहिबिशन बिल 1960s द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेमस बिल, ठीक है। तो जॉइंट सीटिंग कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में नहीं होती है, ये आपको पता हो। ओके, सो बहुत आसानी से हम पहुंच गए हैं हमारे ऑप्शन बी पर, विच इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हम हमारे 24th क्वेश्चन पर, विच इज ऑल्सो द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। Which of the following were members of the interim government? 1946 में एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्योंकि उस वक्त एस्टैब्लिश हुई थी, उसको हम इंटरिम गवर्नमेंट बोलते हैं। उसमें से कौन कौन इसका मेंबर था? तो लियाकत अली खान साहब थे, बाद में तो चलो पाकिस्तान चले गए थे, मगर पहले तो 1946 में तो थे ही ना वो पार्ट। सरदार पटेल डेफिनेटली थे और राजेंद्र प्रसाद भी डेफिनेटली थे। तो कुछ लोगों को लगा होगा कि लियाकत अली खान नहीं होंगे शायद, सरदार पटेल और प्रसाद तो थे ही ना, 2 और 3 तो डेफिनेटली थे, तो 2 और 3 आप देखोगे एक ही ऑप्शन में। तो अगर लियाकत अली खान पर आपको डाउट भी हो तो भी आपको पता है कि पटेल और प्रसाद तो डेफिनेटली उसका पार्ट थे, तो ऑप्शन डी वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 24। चलते हैं हम फाइनली फिर हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हमारे जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, आपको पता ही होगा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग ऑफिसर इन इंडिया। इनसे ऊपर लॉ मेकिंग में कोई ऑफिसर नहीं होता है, इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग ऑफिसर। ऑल्सो एक आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पार्ट 5 में, दैट इज आर्टिकल 76 which establishes that there shall be an attorney general of India. ओके, तो ये हमारे एग्जीक्यूटिव का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं अटॉर्नी जनरल, और हाईएस्ट लॉ मेकिंग ऑफिसर होते हैं कंट्री में। चलते हैं आगे, स्टेटमेंट्स क्या हैं। आर्टिकल 76 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 76 बताता है कि एक ऑफिस होगा, बिल्कुल ठीक बात है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। He is subordinate to and assists the Solicitor General of India. See, मैंने अब बोला आपको कि हाईएस्ट
लॉ मेकिंग अफसर है, तो ये बिल्कुल सबॉर्डिनेट तो किसी के भी नहीं होगा। इनफैक्ट ये उल्टा होता है, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं वो इनके सबॉर्डिनेट होते हैं। तो सीनियर कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और उनका सबॉर्डिनेट कौन है? सोलिसिटर जनरल। ओके, सो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देन सोलिसिटर जनरल। और आर्टिकल कौन सा है? 76। तो दोनों ही बिल्कुल स्टेटमेंट जो आप देखोगे, आर्टिकल 76 ऑफ कोर्स डिटरमाइंस, बट ही इज नॉट सबॉर्डिनेट, इसलिए दोनों करेक्ट होते, मगर क्योंकि इन्होंने बोला कि अटॉर्नी जनरल को ही सबॉर्डिनेट बना दिया है, ऐसा तो नहीं है। सोलिसिटर जनरल होते हैं, वो होते हैं सबॉर्डिनेट, राइट। तो बहुत आसानी से हमने सेकंड स्टेटमेंट हटा दिया, इसलिए हमारा करेक्ट क्या हुआ? ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसके साथ हम आज का टेस्ट कंप्लीट करते हैं। और टू सम अप, देखिए आज हमने देखे पॉलिटी में, आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से कुछ क्वेश्चंस देखे, आपने प्रियम्बल से, फंडामेंटल राइट से, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, आपका पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स आपने देखे इस टेस्ट में, राइट। इसके अलावा आपने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखा, फेडरलिज्म से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने देखे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से क्वेश्चंस आए हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से आपने देखे, राइट, प्राइम मिनिस्टर के कुछ पावर्स फंक्शन से रिलेटेड, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चंस, एंड देन हमारा जो प्रियम्बल है उससे क्वेश्चंस। सो विद दैट वी कम टू एन एंड। आई होप द क्लास वाज हेल्पफुल। ऐसे इस तरीके से जब भी टेस्ट होते हैं, कोशिश करेंगे कि आप अपने आप को असेस करते रहें विद मी, राइट। इससे क्या होता है, आपको एक अच्छा आइडिया लगता है कि इतनी मेरी तैयारी हो गई है, इसमें से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पाता हूँ, और इतनी तैयारी बाकी है। ऑल्सो इट गिव्स यू अ गुड आइडिया कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। So you know, you are mentally prepared, you are aware of what to expect. So when you have a good idea of what is to be done, फिर आगे की चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं, right? So make sure that you are assessing yourself. आप बार बार इस किस्म के जो टेस्ट हम लेकर आते रहते हैं, आप ये सॉल्व करते रहेंगे. So if you know the answers to these questions, that's good, you feel more confident, right? And in case you do not know the answers to the questions, you always learn, right? There's always that room for improvement. So with that, गुड लक टू यू, परफॉर्म वेल, और टाइम से टाइम इस तरीके के टेस्ट लेते हैं, कीप परफॉर्मिंग। जय हिंद।